क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 पौधे और जंतुओं का संरक्षण हिंदी मीडियम। आज हम लोग करने वाले हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। तो सामने आप लोग की स्क्रीन पर है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेना ताकि पढ़ने में आसानी हो। अभ्यास के सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं 10 के 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की उचित शब्द द्वारा पूर्ति कीजिए। कहाँ में दे रखा है, वे क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अभ्यारण्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो कोई भी जानवर है जहाँ वो रह रहा है ना जंगल में, उसी हिस्से में उसे संरक्षित कर देना। तो मतलब किसी भी तरह से कोई और जानवर से हमला करके उसे मार ना पाए, उसे क्या करा, संरक्षित कर दिया हम लोगों ने। तो उस क्षेत्र को जहाँ पर हम लोग उसे संरक्षित किया है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो चिड़ियाघर हो, कोई भी इलाका हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभ्यारण्य कहते हैं। खा में दे रखा है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती है। तो उससे सिंपल सी बात है, वो किसी भी क्षेत्र विशेष क्षेत्र में पाई गई है तो उसका नाम है क्या होगा? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है, क्या नाम होगा? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। गाँव में दे रखा है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये जो वर्ड ले रखा है सुदूर, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। सुदूर का मतलब एक होता है दूर, और एक होता है जैसे कि एक होता है कि कम खाना, और एक होता है बहुत ही कम खाना। तो बहुत कम खाना वो मतलब बहुत ज़्यादा डीप होता है। ऐसी कोई चीज़ हमसे दूर है और कोई चीज़ हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर वाले को कहते हैं सुदूर। ठीक है, तो जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो बहुत दूर के क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। उसका सही आंसर क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो दोनों का आंसर ये दे रखा है यहाँ पर। वन्य प्राणी उद्यान का आंसर पढ़ लेते हैं क्या है। वनों की तरह कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु परिरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, ये वन्य प्राणी उद्यान कहलाते हैं। यानी जंगलों जैसे क्षेत्र ही होगा, तो वहाँ पे क्या कुछ जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वन्य प्राणी उद्यान। जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, देख लेते हैं। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ठीक, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे और जंतु संवर्धन और उस क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत ढंग से जीवन यापन के लिए। जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र होता है ना, कि वहाँ पे चाहे जानवर रह रहा हो, चाहे आदिवासी लोग रह रहे हो, वो लोग उस जगह उसी हिसाब से लगातार अपने जीवन यापन कर सके, उससे क्या कहते हैं? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर बताओ। तो चिड़ियाघर क्या होता है? पहला पॉइंट रखा है, मानव द्वारा निर्मित ये कृत्रिम आवास। कृत्रिम का मतलब होता है जिसे इंसानों ने बनाया हो। ठीक, एक होता है नेचुरल जो कुदरत ने बनाया, एक होता है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाया हो, उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम आवास। कृत्रिम आवास मतलब घर, कृत्रिम मतलब इंसान द्वारा बनाया। तो मानव निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं को रखा जाता है चिड़ियाघर कहलाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट रखा है, चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते, मतलब घूम नहीं सकते। इसमें अधिकतर जीव पिंजरे में कैद होते हैं, ज़्यादातर जीव क्या होते हैं? पिंजरे में कैद होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं होता है, यहाँ पे ज़्यादा आराम उन्हें नहीं मिलता है। अच्छा, अभ्यारण्य क्या होते हैं? तो सबसे पहले चलो इसके बारे में डिटेल करते हैं कि अभ्यारण्य क्या होता है। पहला पॉइंट, वह स्थान जहाँ जंतु उनके आवास किसी भी प्रकार की विभोक्ष से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा विभोक्ष क्या होता है, विक्षोभ क्या होता है। विक्षोभ का मतलब होता है कि किसी भी तरह से बाहर से कोई आके उसमें हमला कर दे, यानी उन्हें मारने की कोशिश करे जंतुओं को, या कोई और जानवर उन्हें मारने की कोशिश करे, या किसी भी तरह को उसमें मानव लोग बदलाव करें कि यहाँ पेड़ नहीं हम लोग टावर लगाएंगे, ये सब चीज़ें। तो विभोक्ष ये होता है किसी का इंटरफेयर, उससे पूरी तरह से सुरक्षित रहे, तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग अभ्यारण्य कहते हैं। इसके नीचे दे रखा है, अभ्यारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, यानी बिल्कुल नेचुरल रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है, कोई भी घूम सकता है। इसमें जीव किसी प्रकार की कैद में नहीं रहते हैं। अब आगे दे रखा है, अभ्यारण्य वन्य जीवों के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित आवास होता है। तीसरा दे रखा है पॉइंट जो गाँव में है, गाँव में दे रखा है संकटपन एवं विलुप्त स्पीसीज क्या होती है? संकट जिन पर खतरा बना रहा है, विलुप्त जो खत्म हो चुकी है। सबसे पहले संकटापन स्पीसीज पढ़ते हैं। वह स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर हैं संकटापन स्पीसीज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सफ़ेद चीता हो गया, शेर, हाथी, जंगली भैंसे हो गए आदि। विलुप्त क्या होती हैं? जो है ही नहीं, जैसे
वह स्पीसीज जो विलुप्त हो चुकी हैं विलुप्त स्पीसीज कहलाती हैं। उदाहरण डायनासोर। इसी तरह घाव में पूछा गया था वनस्पति जात और प्राणी जात। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को वहाँ की वनस्पति जात कहते हैं कि जितने पेड़ पौधे हैं वो सब क्या है, वनस्पति हैं। और जात इसके आगे लगा दो। प्राणी जात का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र का प्राणी जात कहलाते हैं। आगे जाकर जब आप लोग साइंस को इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तब आप लोगों को जो है फ्यूचर में समझ में आएगा 11th 12th या फिर उसके बाद कि ये सारी जो टर्म है इनका जो इंग्लिश वर्जन होता है ना वो ज़्यादा आसान होता है हिंदी वाले के मुकाबले। क्योंकि अभी हम लोग हिंदी मीडियम में तो अभी हम लोग सारा का सारा हिंदी मीडियम में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वनस्पति जात पेड़ पौधे और प्राणी जात जीव जंतु। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। वनोन्मूलन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो, पेड़ों की कटाई को ही वनोन्मूलन कहते हैं। तो इससे प्रभाव किस किस पे क्या पड़ता है, 6 ऑप्शन दे रखे हैं, का खा गा गा डा चा। तो सबसे पहले का में दे रखा है वन्य प्राणी। वन्य प्राणियों पर पेड़ काटने का क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव। वनोन्मूलन से लगातार वन्य क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं, ठीक बात है। जिसमें वन्य प्राणियों का आवास क्षेत्र भी समाप्त हो जा रहा है, ठीक बात है। जंगल खत्म हो रहा है तो कहाँ रहेंगे वन्य जीव। आवास ना मिलने पर कुछ प्राणी मर जाते हैं तथा अन्य किसी दूसरे वन क्षेत्र की तरफ दौड़ते हैं जिससे उस क्षेत्र के जीवों पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव वन्य जीव पर ही पड़ता है। ठीक है, तो ये था उसका प्रभाव कि उनका घर खत्म होता जा रहा है और दूसरे जंगलों में जाएंगे तो वहाँ के भी जीव जंतु क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। खा ऑप्शन है पर्यावरण। पर्यावरण पर देखते हैं क्या प्रभाव है। ऑप्शन देखा है पर्यावरण। हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत दोनों आपस में अनेक पर्यावरण साधनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन्य जिन्हें पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं। पर्यावरण के फेफड़े मतलब क्योंकि वहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर्यावरण के फेफड़े कैसे कहते हैं, वन को कहते हैं। काट दिया जाए तो पर्यावरण में प्रदूषण तथा असंतुलन फैल जाएगा जो संपूर्ण जीव जगत को प्रभावित करेगा। वन काटने के कारण CO2 की अधिक मात्रा के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। वन काटने से वर्षा दर भी घटती है। गांव में रखा है गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र। हम जानते हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्र जिनके गांव वनों के समीप हैं अपनी आजीविका के लिए तथा अनेक दैनिक ज़रूरतों के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। अतः यदि वन काट दिए जाएँ तो इन लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। इनके साथ वन काटने पर फैला पर्यावरण प्रदूषण तथा असंतुलन ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। गा ऑप्शन दे रखा है शहरी क्षेत्र यानी शहर। तो इसका पर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। शहरी क्षेत्र में चलने वाले उद्योगों तथा फैक्ट्रियों में वनों से प्राप्त कई प्रकार के कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होगा। साथ ही वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ वायु प्रदूषण ग्रीन हाउस प्रभाव भी शहरी क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ला में दे रखा है पृथ्वी कर। तो पृथ्वी दे रखा है वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। CO2 तथा O2 के यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने नहीं देते। लेकिन यदि वनोन्मूलन हो जाए तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा, वनोन्मूलन मतलब पेड़ों का कट जाए तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होगा। ग्रीन हाउस क्या होता है, सूरज की रोशनी अंदर आएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहती है गर्म हो जाती है और इससे पूरी धरती का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। उससे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, जो पृथ्वी के ताप को बढ़ा देगा जिससे पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत प्रभावित हो सकता है। चार में दे रखा है अगली पीढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगली पीढ़ी। हम जानते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें, अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी और उन्हें वनोन्मूलन के उत्पन्न हुई सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो ये थे सारे इसके आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको बताना आप लोगों को इन सबके पीछे की वजह क्या है। क्वेश्चन है क्या होगा यदि, यानी अगर क्या होगा अगर हम ये सारे काम करते रहे तो। पहला क्वेश्चन है हम वृक्षों की कटाई करते रहे। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोगों को पढ़ने के लिए, यहाँ से। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम वृक्षों की कटाई अगर लगातार इसी दर से करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात हमारे अधिकतर वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे भूजल स्तर भी नीचे गिर जाता है।
वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। यदि वनों की कटाई अनवरत चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अलावा सूखे तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भी संभावना बढ़ जाती है। बहुत बड़े हैं तो इसे आप लोगों को याद नहीं रखना, आप लोगों को इसे खुद से बनाना है। इसका आंसर कैसे करेंगे? अगर हम वनों की कटाई करते रहे तो क्या होगा? सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। मतलब जो भी आप लोगों को लगता है इसका सही आंसर होगा। इन सारे पॉइंटों को पढ़ने के बाद उससे क्या आप लोग इसका सही आंसर निकाल सकते हैं अपने आप ही। खाद रखा है, किसी जंतु का आवाज़ बाधित हो, किसी जंतु का आवाज़ बाधित हो, इसका खा का ऑप्शन रखा नीचे। यदि किसी जंतु का आवाज़ बाधित होता है तो ये जंतु के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा पैदा होता है। तो इससे कहा था अगर वो कहीं रहता है और वो जगह बाधित हो जाए तो हो सकता है कि उसकी पूरी अस्तित्व ही खत्म हो जाए जंतु का। गाँव में रखा है मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, तो इसका आंसर दे रखा है यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाती है तो मिट्टी के परत हटने से उसके नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेंगी। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है तथा इसकी उर्वरक शक्ति में अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे ये उर्वरक भूमि मरुस्थल में बदल जाएगी और यह मरुस्थलीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, संक्षेप में उत्तर दीजिए। संक्षेप का मतलब होता है छोटे से तरीके से उत्तर देना। यहाँ पे देखो का खा गा के बाद घा गायब है, तो घा मैं आप लोगों को दिखा दूँगा क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले का, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? आ जाओ इसके उत्तर पे। हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब अकेला अगर कोई एक जीव रहता है तो पृथ्वी का सोचे मैं पूरा दुनिया पे कब्जा कर लूँगा, मैं अकेला जी लूँगा, तो वो संभव है ही नहीं। चाहे इंसान हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली, कोई भी एक अकेला जीव पूरी दुनिया पर नहीं रह सकता। जीवों का मतलब बहुत सारे जीव वहाँ पर चाहिए ही चाहिए। जी आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों को में संतुलन बना रहता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट, खा, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? पढ़ो भाई। संरक्षित वन भी वन्य जीवों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फ़ायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे। गा, कुछ आदिवासी वन, जिन्हें हम लोग जंगल कहते हैं, जंगल पर निर्भर करते हैं। कुछ आदिवासी लोग जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे? आंसर, आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। अच्छा, अब जो घा जो नहीं था वो था वनोन्मूलन के कारक बताने और उसके प्रभाव बताने हैं। वनोन्मूलन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, पेड़ों की कटाई को कहते हैं। कारक बताने कि क्यों हो रही है, क्या है इसका आंसर, क्यों, वजह क्या है वनोन्मूलन की, पेड़ों की कटाई की, और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन घा का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। पेड़ काट दो, जंगल को साफ कर दो और जो ज़मीन बचती है उसका किसी और तरह से इस्तेमाल कर लो। इससे हम लोग क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। कारण या कारक, वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारक हैं। कारक भी होता है, कारण भी होता है। पहला, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, जंगल काट के जो बची जमीन उस पर खेती कर लो। पहला, घरों एवं कारखानों का निर्माण, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, शहर में जगह महंगी है, चलो जंगल में पेड़ काट के बना ली फैक्ट्री। बहुत से लोग घर बनाते हैं पेड़ काट के। तीसरा, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। भाई जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, चलो जाके पेड़ काट लो। फर्नीचर चाहिए, लकड़ी, कुर्सी और दुनिया भर के सामान सब लकड़ी के बनते हैं। फर्नीचर के लिए भी क्या है? पेड़ काट लो। अब वनोन्मूलन का प्रभाव क्या पड़ता है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वनोन्मूलन के प्रभाव, पहला, पृथ्वी पर ताप बढ़ जाता है। ठीक है, उसके सामने आगे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट हो गया पृथ्वी पर, ये वाला। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। अब तीसरा, भूजल स्तर भी नीचे गिर जाता है। ठीक। चौथा, भूमि की उर्वरता में कमी आती है। पांचवा, इसके कारण बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है।
अब आ जाओ अड़ा में क्या पूछा गया था? रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है भाई, पढ़ते हैं। ये इसका आंसर। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो संकट में है, जो ख़त्म होने की तरफ है, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज़ के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। यानी अगर कोई पौधा है जो आखिरी कुछ ही पौधे रह गए हैं तो उनके लिए भी रेड डाटा बुक होती है, और जंतु है तो उनके लिए भी रेड डाटा बुक होती है अलग अलग। अच्छा, चाह में क्या पूछा है? पूछ रहा है प्रवास से आप क्या समझते हैं। हम क्या समझेंगे, हमें तो खाली प्रवास पढ़ने से मतलब है। क्वेश्चन आ गया तो आंसर लिख देंगे, नहीं आया तो बाढ़ में जाए। प्रवास से हमें क्या मतलब? प्रवास होता है एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी काम से या फिर बेकाम से, या फिर जहाँ रह रहे हैं वो जगह सुरक्षित नहीं है तो किसी दूसरी जगह जाकर रहना, परमानेंट, उसे हम लोग कहते हैं प्रवास। चाह का आंसर है प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो, कोई भी हो, किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु चलन होता है। समझ लो, जैसे पक्षियों के केस में क्या होता है, हर साल जो है वो, जैसे कोई बड़े बड़े फ्लेमिंगो बर्ड होते हैं, भारत से अमेरिका जा रहे हैं, सॉरी भारत से अरब जा रहे हैं, सीज़न बदलते हैं, अरब से फिर भारत आ रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रवासी पक्षी कहते हैं। ऐसी फैक्ट्री से लोग फैक्ट्री में काम करने आते हैं, दिल्ली और मुंबई में लोग गांव से, यूपी बिहार से साल में कभी ना कभी अपने घर वापस जाते हैं घूमने, तो उसे भी क्या करेंगे, प्रवासी लोग ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्ट्रियों एवं आवासों की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनावृत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? न्याय संगत मतलब सही ठहरा सकते हो क्या? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करनी, यानी पूरा रिपोर्ट दो जो तुम्हारे मन में भड़ा से सब निकाल दो। आंसर नहीं, उत्तर हिंदी मीडियम वाले हैं, कट्टर हिंदी मीडियम वाले हैं। आंसर सॉल्यूशन, इसका सही आंसर हो जाएगा फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति के लिए वनों की अनावृत कटाई हो रही है। किसकी? फैक्ट्री या फिर घरों की जो रहने की जगह है उसकी मांग के लिए। ये न्याय संगत नहीं है, ठीक है, तो न्याय संगत तो ये नहीं है, क्योंकि वन हमारी अमूल्य धरोहर है, हमारे मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक हैं, इसीलिए हमें इन्हें संरक्षित रखना चाहिए। हम जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है, ये वर्षा लाने में सहायक है, वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि वनों को हम बचा कर रखें। यदि किसी कारणवश हमें वनों की कटाई भी करनी पड़े तो हम पूर्ण रोपण करना चाहिए, यानी किसी और जगह जाके कोई और नया पेड़ हमें उगाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके हमें वन उत्पादों को अन्य किसी दूसरी पदार्थ से बदल लेना चाहिए। लोग अपने निजी लालच के लिए औद्योगिकरण को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लगातार वनों की कटाई हो रही है। उन्हें समझना चाहिए कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। बस ये आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा अगर कोई बोले कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो भाई सेम को क्या है, एक एक लाइन को पढ़ो और ठहर जाओ, फिर उस पर थोड़ा विचार करो कि लिखा क्या है, और ये पूरा सिर्फ इतना सा पैराग्राफ पढ़ लो, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या ठहराव के साथ। जैसे मैंने यहाँ से पढ़ा फैक्ट्रियों एवं आवास, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा, फैक्ट्रियों एवं आवासों की मांग की आपूर्ति के लिए वनों का अनावृत कटाई हो रही है। अब इस यहाँ हो रही है ना, यहाँ पे आकर रुक जाओ बिल्कुल, इस पूरी लाइन को 2-3 बार अपने दिमाग सोचो कि क्या बोल रहा है, सोच लिया, अब इसका मतलब निकालो फिर आगे बढ़ो। ये न्याय संगत नहीं है, पॉइंट छोटा है, समझ में आ गया, अब आगे बढ़ो। क्योंकि वन हमारी अमूल्य धरोहर है। अब ये मैच करो, ये न्याय संगत नहीं है, यानी वनों की कटाई न्याय संगत नहीं है क्योंकि ये हमारी अमूल्य धरोहर है। इस पॉइंट को रिपीट करो, समझो कि ये क्या करें, फिर धीरे धीरे करके आगे पढ़ते चल जाओ। आप लोगों को ऐसा याद होगा, कभी भूल नहीं पाओगे, पूरी ज़िंदगी से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? मतलब 8वीं क्लास में बच्चा होता है करीब 14 साल का, तो आपसे पूछा गया कि आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाएं।
भाई तुम जो भी कर सकते हो ना वो सब लिख दो, बात खत्म। उत्तर, अपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित प्रदान से योगदान दे सकते हैं। हाँ भाई, देखते हैं 14 साल का लड़का क्या क्या योगदान दे सकता है। पहला पॉइंट, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, पार्क आदि बनवा कर। सही बात है, तुम 14 साल के हो, तुम्हारे पास अंधा पैसा है तो तुम पार्क और सब कुछ बनवा सकते हो। ठीक है भैया, पॉइंट मतलब मजाक के लिए था, लेकिन ये भी एक सही आंसर है इसका। हरियाली बनाए रखने क्या कर सकते हैं, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और पार्क बनवा लो ताकि वहाँ पे लोग आए रहें और पेड़ों को देख के मतलब सुकून जो मिलता है ना वो मिल सके। तीसरा, सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर। ये तो सरकार भी करती है, आप भी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है कि सड़क पे ध्यान से, सड़क पे आप मत लगाओ, तो सरकार लगा देगी। आप भी लगा सकते हो तो घर में लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो पेड़। ठीक है। चौथा पॉइंट, कागज़ बचाकर। सर मतलब कागज़ बचाकर क्या पॉइंट है, क्या पढ़ाई छोड़वाना चाह रहे हो? पढ़ाई छोड़ दो ना, किताबें छपेंगी ना, कागज़ इस्तेमाल होगा, कागज़ बच गया। नहीं, फालतू में कागज़ का इस्तेमाल जैसे लोग करते हैं उस चीज़ को हम लोग बचा कर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ नहीं है यार, तुम लोग बस कागज़ बचाओ और करो जो मर्ज़ी बचवाए वो करो। अगला पॉइंट, कम से कम पेड़ों की कटाई करके। हाँ ये सही है, पेड़ जितने कम कटेंगे उतना ज़्यादा क्या हरियाली बनी रहेगी। छठा पॉइंट, लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए जागरूक करके। सही बात है, हमें समझ में आ गया कि वृक्ष लगाने से फ़ायदा है, बाकी लोगों को भी समझाओ, इससे भी क्या आप लोग हरियाली बनाए रखने में सहयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? पेड़ काटने से पानी क्यों कम बरस रहा है, बताओ, समझाओ, सॉरी समझाइए। हाँ बचा ले, हॉर्न बचा ले सर पे, बिल्कुल सही बात है। उत्तर, वनों के विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आ गई है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्म विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। अच्छा ये वाले पॉइंट मुझे समझानी पड़ेगी। कह रहा है क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्म विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी अगर पृथ्वी पर कहीं कोई गर्मी है तो CO2 क्या है, वो CO2 में क्या कार्बन होता है, कार्बन में क्या अपने आप में गर्म हो जाता है खुद भी, तो ये पूरी हवा को गर्म कर देता है। ठीक है, कार्बन में मतलब लोहा, लकड़ी, कोई भी चीज़ हो, लकड़ी हो गई, पेड़ हो गई, सब में कार्बन से बने होते हैं, इंसान भी तो क्या कर लेते हैं, ऊष्मा से भी है ना हमारी पृथ्वी की, उसे अवशोषित कर लेते हैं खुद में, मतलब खुद भी गर्म हो जाते हैं। इससे क्या होता है, पूरा वायुमंडल जो हमारा वो गर्म हो जाता है। आगे, अतः इसकी कम मात्रा में परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण हो रहा है। उष्ण मतलब गर्मी, विश्व मतलब पूरा दुनिया में तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया है। तापमान बढ़ेगा तो जो ऊपर नीचे वाला जो होता ना कि समुद्र को गर्म कर दिया, भाप बन गया, ठंडी जगह आया, वहाँ बरस गया, और जब सारे में ही गर्म होगा तो कहाँ उठेगा, कहाँ बरसेगा, जिससे वर्षा दर में कमी हुई है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 और 10, बस 2 ही क्वेश्चन रहते हैं बस, फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र पर उन्हें दर्शाइए। उत्तर दे रखा है, छात्र स्वयं करें। पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा है जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं तुम्हारे राज्य में उनकी सूचना बनानी है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं बेसिकली दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अलग है। यूपी का जो रहने वाला बच्चा है तो उसके राज्य में अलग है, हरियाणा का अलग है, राजस्थान का अलग है। इससे सीधा दे रखा है कि छात्र स्वयं करें। आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल पे राष्ट्रीय उद्यान और आगे लिखना है जो आपका स्टेट का नाम है ना। जैसे सपोज़ मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, जैसे सपोज़ उत्तर प्रदेश से कोई बच्चा है वो सर्च करा है राष्ट्रीय उद्यान इन उत्तर प्रदेश, तो जो भी 4-5 के नाम आएंगे ना वो आप लोगों को इसका आंसर लिख देना, बात खत्म। और अगर ये भी नहीं करना तो मैं आप लोगों को बताऊँ बहुत क्लियर बात, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग सीधा छोड़ दो, लिखो ही मत, कॉपी में मत लिखो, क्योंकि ये ना पेपर में आने वाला सवाल है ना यूनिट टेस्ट में कहीं नहीं आएगा। सीधा आप लोग छोड़ सकते हो, सीधा क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। आंसर नहीं, हिंदी मीडियम ऑन द टॉप, हिंदी मीडियम ऑन द टॉप। उत्तर पढ़ो फास्ट। हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। कागज़ की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल तथा ऊर्जा जो इसको बनाने में उपयुक्त होते हैं की बचत होती है। अतः निम्नलिखित कार्यों के द्वारा कागज़ की बचत की जा सकती है। पहला,
पुनर्चक्रण, दूसरा पुनरुपयोग, तीसरा मितव्यता से उपयोग और चौथा जन जागरूकता अभियान चला था। सारे क्वेश्चन खत्म, मिलेंगे अगले चैप्टर में फिर से क्वेश्चन से लेके 8वीं क्लास का, हिंदी मीडियम, साइंस नहीं विज्ञान।